बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑरेक्स डेवलपर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाकर शॉपिफाई अपने स्टोर से आप अपने स्टोर के ऊपर जो ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और उनके मुताबिक आप अपने अपने उस ऐप के अंदर कस्टम फ़िल्टर्स लगा के रो हाइलाइशन किसी स्पेसिफिक आपने ऑर्डर को हाईलाइट करना है, रो वाइज उसे पिन करना है इस टेबल के अंदर टॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कस्टमाइज डेस्कटॉप ऐप जो है ना वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट यूएसए बेस है, तो उनके स्टोर के लिए एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, उनकी ही रिक्वायरमेंट है। पहले मैंने उनके लिए एक इट से स्टोर मैनेजमेंट वाला टूल बनाया छोटा सा, जिसमें वो अपने ऑर्डर्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब वही क्लाइंट जो है वो शॉपिफाई के ऊपर भी शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे भी उसने अकाउंट क्रिएट किया और अब सेम फंक्शनलिटी जो है ना वो चाह रहा है कि मुझे वहाँ पे भी मिले, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर है ना, वो जो पहली वाली इट्स से एप्लीकेशन है वो मैंने बनाई है जावा स्विंग के अंदर। ये वाली जो है ना, ये मैंने कहा इसको ज़रा यूआई बेस्ड जो है ना वो थोड़ी रिच यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए बनाता हूँ, तो उसके लिए मैंने ना जावा एफएक्स चूज़ की है। क्योंकि मैं मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ है वो जावा के अंदर है, तो इसलिए मैंने फिर जावा के अंदर ही एक रिच यूआई वाली प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क जो है वो चूज़ किया है, जावा एफएक्स, ठीक है। इसके लिए मैंने बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बनाया हुआ है, उसमें कुछ मैंने आइकन्स डाउनलोड किए हैं और एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो मैंने पहले से डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली गिटहब के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन प्राइवेट रिपॉजिटरी के अंदर है। सॉरी फॉर डैट, कोड शेयर नहीं हो सकता, लेकिन आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा कोड सारा, ठीक है। आप वीडियो देखें, वीडियो से आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो कोड मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर है ना, पहले मैं आपको बताता हूँ। जावा एफ एक्स का 13 वर्जन मैंने रन टाइम एनवायरनमेंट इसमें यूज़ किया है, ठीक है। ये मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो एडिटर जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ नेटबीन अपाची 16 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं इस एप्लीकेशन को इंटरप्रेट करूँगा, रन करूँगा, वो मैं जावा 16 वर्जन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। 16 है या फिर आई थिंक 11 है, 16 सेट किया हुआ, ठीक है मैंने, ये आप देख सकते हैं इसमें। एफएक्स की जो लाइब्रेरीज है, जो फ्रेमवर्क है वो 13 है। जो जावा का इंटरप्रेटर रन टाइम एनवायरनमेंट है वो जावा 16 है, जेडीके 16, ठीक है। और इस तरह एक तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर जो है ना वो एपीआई की भी रिक्वायर होती है, जो आपने एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। उसके लिए जो एपीआई की है वो मेरे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है, लेकिन मैंने एक मेथड बताया हुआ जिसमें आप अपना पार्टनर अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप अपनी क्लाइंट्स आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स को जनरेट करते हैं। रिमेंबर, वो आप एक्चुअली अपने ऑर्डर्स को एक्सेस करने के लिए वो करते हैं, अपने स्टोर की इंफॉर्मेशन को। लेकिन याद रखें, ये हम बनाने जा रहे हैं शॉपिफाई फ्रेमवर्क जो है ना, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर उनकी अपनी भी एप्स बनती हैं। उनके अंदर उस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि शॉपिफाई के अंदर आपने किस तरह पार्टनर अकाउंट क्रिएट करके आपने एपीआई की जनरेट करवानी है, वो वहाँ पे यूज़ होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कस्टम ऐप बना रहे हैं। हम पहले से जो शॉपिफाई की ऐप्स हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कस्टम ऐप बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एडमिन पैनल पे जाके कस्टम ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपको उस ऐप के ऊपर आपको प्रिविलेज जो परमिशंस अलाउ करनी है, आपने जो जो स्कोप आपने अलाउ करना है वो आपको साइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी एपीआई की जो है वो जनरेट हो जाएगी और फिर वो कस्टम एपीआई की होगी, कस्टम ऐप की। फिर वो कस्टम ऐप क्या कहलाएगी, वो ये हमारी डेस्कटॉप है यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो
इसके लिए ये रूल है कि वो क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक उसकी एपीआई की को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने उसकी टेस्टिंग की है, सिंपल रिट्रीव करके चेक किया कि आया वो एपीआई की काम कर रही है या नहीं कर रही। इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन, शॉपिफाई की एपीआई की जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे ऑथ 2.0 या 2.1 वाली वर्किंग हमने नहीं करनी, जबकि इट्से वाले में हमने वो की थी। इस लिहाज से इट्से की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा टाइट है। वहाँ पे टोकन एक्सपायर होता है तो टोकन रीजनरेट करके नए टोकन के साथ एपीआई कॉल करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो टोकन ज़ाया हो जाता है। आफ्टर ऑल आपको पता होगा, फेमिलियर हो गए 2.0 ऑथ के साथ, ठीक है। उसमें ये सिनेरियो होता है। अब इसमें क्या है, इसमें एक ही परमानेंट एपीआई की है, हम उसी की को बार बार कॉल करके तो क्या कर रहे हैं कि उस एपीआई की हर रिक्वेस्ट के साथ वो एपीआई की का वेरिएबल हेडर के साथ सेट होकर रिक्वेस्ट एचटीटीपी वाली जाती है और वो डाटा रिट्रीव होता है। अच्छा, यहाँ पे इनकी हम क्या करेंगे ये भी आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे शॉपिफाई की रेस्ट एपीआई को यूज़ करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 तरह की हमें फंक्शनलिटीज़ जो एपीआई है वो प्रोवाइड कर रही है। इसका जो ऑफिशियल शॉपिफाई का एसडीके है वो 3 प्लेटफॉर्म के लिए है, एक रूबी के लिए है, एक नोड जेएस के लिए है और एक तीसरा जो एसडीके अवेलेबल है वो पाइथन के लिए है, ठीक है। चूँकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जावा एफएक्स जावा फ्रेमवर्क, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्ट जो एपीआई है मुझे उनको यूज़ करना पड़ेगा और उनके लिए हम क्या करेंगे कि यूनिरेस्ट या फिर एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी ओके एचटीटीपी जो लाइब्रेरीज है इन दो में से एक को चूज़ करेंगे, ठीक है। इट्से वाले के अंदर मैंने यूनिरेस्ट यूज़ की थी और वो बड़ी अच्छी है। तो देखते हैं कि अभी हम इसके अलावा इन दोनों में से कौन सी इसके साथ कन्फिगर करेंगे, ठीक है। तो और इसके लिए देखें जावा एफएक्स की कुछ यूआई कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये एक्सएमएल थोड़ी एडवांस रिच यूज़र इंटरफेस वाली कंपोनेंट्स है, तो इसमें एक्सएमएल भी यूज़ होती है, सीएसएस भी यूज़ हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा शेप्स अवेलेबल है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है आपके पास। आपने सबसे पहले अपने अपाची नेटबीन को आपने कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर कर लेना है अपने आप एफएक्स एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2.0 ऑप्शंस में जाके आपको मैं दिखाता हूँ। देखें मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा एफएक्स सीन बिल्डर 2.0 मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं ग्लूम का सीन बिल्डर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरेकल प्रोवाइड कर रहा है सीन बिल्डर 2.0 मैं उसको ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये क्लियर होगी, आईडी सेटअप आपको मैंने बता दिया, जेडी के एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो क्या है, आइकन्स मैंने कुछ डाउनलोड किए हैं, आप वो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स देख सकते हैं आइकन 8 के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये देखें जी, ये डॉक्यूमेंटेशंस है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है जावा एफएक्स यूआई, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट एफएक्स जावा एफएक्स के जो यूआई कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाती है कि आपने उनके साथ कैसे काम करना है। लेट्स सपोज कि कोई कंपोनेंट है जिसके साथ आपने काम करना है, मैं इसे कहता हूँ कि मेन्यू मेन्यू है। देखिए ये मेन्यू की एग्जांपल मौजूद है, इसके अंदर मेन्यू का कोड भी सैम्पल कोड मौजूद है, किस तरह आपने मेन्यू कोड सेट करना है, लेबल्स लगने हैं, सिंपल एंट्रीज होनी है, ठीक है, इफेक्ट्स लगने हैं और किस तरह आपने सब मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं, मेन्यू बार बनता है। सब कुछ बनाने के बाद ये एप्लीकेशन जो है वो आपको उसके स्क्रीन बाय स्क्रीन आपको नज़र आती रहती है, ठीक है। तो इस तरह आप ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये ऑफिशियल जो है ना वो ओरेकल की जो साइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड की हुई है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कंप्लीट इसके लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल हैं, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये देखें ये सारे इसके नोट्स है। टोटल कितनी फाइलें हैं, 11 फाइल्स हैं। देखें ये यूआई की फ़ाइल है, इसी तरह यहाँ पे लेआउट्स के बारे में ये लेआउट्स की फाइल्स हैं, ठीक है। इसमें आपको जावा एफएक्स के अंदर जो जो लेआउट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल विद कोड सैम्पल कोड मिलती है। तो एक मैं ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा, सीन बिल्डर यूज़ करूँगा, मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद एपीआई के लिए मैंने आपको टोकन बता दिया, वो आपने कैसे जनरेट करवाना है। अच्छा, अब मैं सिंपल आपको एक कॉल करके भी दिखाता हूँ, ये देखें इस वक्त पोस्टमैन के अंदर मैंने अपनी पूरी शॉपिफाई की कलेक्शन क्रिएट की है, उस कलेक्शन के अंदर मैंने हेडर में अपनी एपीआई की जो है वो डाल दी है, ठीक है।
अब सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके स्टोर का नाम आता है कि आपने किस स्टोर के ऊपर अपनी करनी है। ये देखें, ये स्टोर आपको यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, ठीक है। जब आप स्टोर क्रिएट करते हैं तो आपको आपकी स्टोर की एक पूरा एचटीटीपी यूआरएल बना के देता है, जिसके ऊपर आपका पूरा स्टोर एक्सेस होता है। आप इसे कॉपी करें, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ मैं खोलूँगा तो ये सेम स्टोर ये ओपन हो जाएगा। ये स्टोर है हमारा शॉपिफाई का, जिसके ऊपर हम सारा काम करके अपनी ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे, फिर पूरी इसके अंदर हम फीचर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन। ये स्टोर है, सबसे पहले आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल आता है, फिर आपके स्टोर की यूआरएल आएगी, स्लैश आपने एडमिन एंटर करना है, स्लैश एपीआई और एपीआई का वर्जन। इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2023-04 मतलब कि ये अप्रैल में रिलीज़ हुई है, ये एपीआई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अप्रैल की डेट को ये रिलीज़ हुई, अप्रैल के मंथ में ये अपडेट हुई है और वो वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब आपको मैं एक ये चीज़ बता दी, ये हेडर आपने इस तरह से रखा। अब मैं आपको ना शॉपिफाई की डॉक्यूमेंटेशन भी बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी कि मैंने ये यूआरएल ली किधर से। आप सिंपल लिखें शॉपिफाई एपीआई डॉक, तो आपको पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लें आप, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारी आ चुकी है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ गई। यहाँ पे आप एडमिन एपीआई में जाकर रेस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको क्या करेगा कि आपकी जितनी रेस्ट एडमिन लेवल के ऊपर आपकी रेस्ट एपीआई है ना, वो आपको मिल जाएगी। देखिए, मैं पहले बताया कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये पीएचपी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको मिल रही है, ठीक है। तो इन चार प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एसडीके इसका मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस तरह आपने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। देखें, ये एंड पॉइंट एंड रिक्वेस्ट का ये पूरा फॉर्मेट है इनका। सबसे पहले एचटीटीपी प्रोटोकॉल आता है, फिर आपके स्टोर का नाम आता है .shopify.com। ये क्या है, आपका पोस्ट फिक्स है, ये पोस्ट फिक्स है, और यहाँ पे ये प्री फिक्स होगा आपका, ठीक है। इसके बाद एडमिन है, एपीआई है, एपीआई का वर्जन आ जाएगा, और रिसोर्स जो आपने एक्सेस करने हैं, और डॉट जेसन उसका फॉर्मेट लगाना है आपने। डॉट जेसन का मतलब कि ये जितना भी डाटा होगा ये आपको जेसन की शेप में मिलेगा, जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम इस डाटे के मुताबिक जो हमें ऑब्जेक्ट या जो हमें डाटा रिट्रीव होगा, हम जावा के अंदर उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उनको एनोटेट करेंगे, जेसन की एनोटेशंस के साथ उनको एनोटेट करेंगे, ताकि हम डायरेक्टली अपने डाटे को मैप करेंगे जावा ऑब्जेक्ट के अंदर। आपको वन बाय वन गेटर सेटर के साथ काम नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली उनको मैप करेंगे। ये भी एक एडवांस टेक्निक आपको बता रहा हूँ जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज के मैंने शॉप की इंफॉर्मेशन गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेट्स सपोज किधर है, स्टोर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। स्टोर प्रॉपर्टीज़ में आप कंट्री, करेंसी, पॉलिसी, प्रोविंस, शिपिंग जोन और शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब शॉप की इंफॉर्मेशन किस तरह आपने गेट करनी है, उसके लिए आपको ये पूरी रिक्वेस्ट का ये फॉर्मेट है, ये वाला है। एंड पॉइंट किस टाइप का है, गेट टाइप का है। गेट रिक्वेस्ट आपने जनरेट करनी है, और आपका ये वाला आपका क्या होगा, आपका पोस्ट फिक्स होगा। एंड पॉइंट आपका ये वाला होना है, आपने ये ऐड करना है अपने रिसोर्सेज, अपनी प्रीफिक्स के पहले स्टोर की, वो जो पहले मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया है। यही चीज़ मैंने क्या की है, सिंपल देखें, ये रिजल्ट जो है ना वो आपको रिट्रीव होता है। आपकी जब आप क्लिक करते हैं तो आपको शॉप इंफॉर्मेशन ये मिलती है, ये सारे एट्रीब्यूट हैं। इन सब एट्रीब्यूट को हम क्या करेंगे, जावा की क्लास के अंदर क्रिएट करके वेरिएबल, फिर इनकी मैपिंग कर लेंगे। वो सारा काम मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। रिट्रीव द शॉप कॉन्फ़िगरेशन, आपने शॉप की कॉन्फ़िगरेशन गेट करनी है, तो उसके लिए ये मेथड है। मैं सी यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये है HTTP बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, योर डेवलपमेंट स्टोर shopify.com, ये पूरी आपका स्टोर का नाम और उसकी प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स आ गया। एडमिन आ गया, एपीआई का कौन सा वर्जन है, फिर उसके बाद आपने शॉप डॉट जेसन, और आपने यहाँ पे आपने इसके हेडर में जो है ना आपका एपीआई
की आपने प्रोवाइड करनी है तो आपकी ये रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली 200 ओके के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव हो जाएगी। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैंने यही वाला फॉर्मेट सेट किया हुआ है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है और ये मेरी शॉपिफाई एपीआई मैंने कलेक्शन क्रिएट की हुई है और ये मैंने यूआरएल अपनी सेट कर लिया और देखें शॉप डॉट जेसन मेरा आ गया। हेडर के अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी हेडर सेट किए हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। देखें ये टोकन है मेरा। इसके बाद ये आपकी जो कुछ फिक्स पैरामीटर्स हैं पोस्टमैन के जो ड्यूरिंग कॉल एक्सेस करता है। पैरामीटर आपने कोई नहीं पास करना, जस्ट ओनली आपने हेडर में सेट कर दी है। वो भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन क्रिएट किया है। तो कलेक्शन जब आप क्रिएट करते हैं तो आप स्टार्टिंग में उसकी अथेंटिकेशन का मेथड बता देते हैं कि आपने किस तरह अथेंटिकेट करना है। तो उसमें मैंने एज अ हेडर पैरामीटर लेके सॉरी हेडर मैंने डाल के तो उसमें मैंने अपनी एपीआई की को डाल दिया विद उसकी की और वैल्यू के साथ सेट कर दिया है। जब मैं ये कॉल रिक्वेस्ट करता हूँ तो देखें ये 200 स्टेटस के साथ ओके सक्सेसफुल हुई है और मुझे ये सारी जो मेरा क्लाइंट है उसके स्टोर की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो मुझे मिल गई है। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको इवन की उसकी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है। ये बेसिकली वही लोकेशन है जब उसने अकाउंट क्रिएट किया है तो सारी उसकी अवेलेबिलिटी है उस शॉप की है। ठीक है, तो इस तरह हम ये एपीआई करें। इसे मिनिमाइज करता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन, एक ये डॉक्यूमेंटेशन हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन बताई है कि इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम कुछ यूआई के कंपोनेंट्स के साथ अगर कोई चीज़ कोई मेथड को प्रॉपर्टी अगर मुझे नहीं आ रही होगी तो मैं यहाँ से हेल्प आउट लूँगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ उसकी मैंने आपको सिंपल इंफॉर्मेशन बता दी है। ठीक है, और आइकन्स के लिए आइकन्स 8 मैं साइट यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से मैं आइकन्स लूँगा सारे। ठीक है, स्टाइल शीट कैस्केड ये CSS फाइल है, आप इसके साथ फेमिलियर होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है, अगर कोई एरर या कोई ऐसी चीज़ जो रिजॉल्व ना हो रही हुई तो उसके लिए मैं स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करूँगा या फिर कोई और गूगल करूँगा, तो मैं उसका भी आपको साथ रेफरेंस वीडियो के अंदर ही बता दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हम ड्यूरिंग इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की यूज़ करेंगे। ठीक है, और देखें ये सब चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप भी इसी मेथड के साथ इस डेवलपमेंट के अंदर प्रोसेस के अंदर इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जो जो चीज़ें एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ड्यूरिंग आपको रिक्वायर होती है, उस फ्रेमवर्क की जितनी डिटेल होती है, उसकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करके रखो। ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर रखो तो आपके पास फिर कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है। तो आपकी डेवलपमेंट कहीं भी स्टॉप नहीं होती, स्मूथली चलती है। जहाँ अटकते हैं वहाँ से आप चीज़ों को वहाँ रीड आउट करके अपनी प्रॉब्लम या एरर को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चला कर दिखाता हूँ। ये अभी मैंने इसकी स्प्लैश स्क्रीन जो है वो मैंने डिज़ाइन की हुई है, जस्ट ओनली यूआई है, कोड नहीं है। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी ना इसकी स्प्लैश स्क्रीन जो है ना वो इस तरह की डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, अभी ये देखें ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, ये रिमूव नहीं हुए हैं, तो मैं इनको रिमूव करूँगा CSS में इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करके। ठीक है, ये लोगो है, मैंने ये आइकन 8 से लिया है और ये स्टोर शॉपिफाई स्टोर हैंडलर मैंने इसका एक नाम रखा है और यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस बार को इनडिटरमिनेट मैंने यूज़ किया। यहाँ पे लेबल यूज़ किया जो कि बताएगा कि कौन कौन से प्रोसेस बैकएंड पे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। एक्चुअली स्प्लैश स्क्रीन पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो आपने एपीआई की अवेलेबल की होगी ना वो हम इसमें इनपुट देंगे। एज अ पहले प्रॉपर्टी वो सेट होगी और उसके बाद क्या होगा कि आप वो मैं उस एपीआई की को इस्तेमाल करते हुए एक सिंपल शॉप की इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा और उस रिक्वेस्ट के अगेन मुताबिक जो है ना वो मैं चेक करूँगा कि मेरी एपीआई कॉल जो है वो उस एपीआई की के साथ सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही। तो इस चीज़ से हमें इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाएगी कि आपकी एपीआई की है जो वो वर्क कर रही है। आपके सामने आपकी स्टोर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी और आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्प्लैश के बैकएंड पे एक ये प्रोसेस होगा। एक दो चीज़ें और होंगी जो मैं चेक करूँगा अगर उनकी ज़रूरत हुई, अदरवाइज सिंपल यही वाला प्रोसेस जो है वो स्प्लैश में लोडिंग में होगा कि एप्लीकेशन लोडिंग होने से पहले ये चीज़ें परफॉर्म होंगी। ठीक है, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन मैं आपको ना दी हो इस वीडियो में तो मुझे लाजमी बताएं, मैं आपको उसकी भी गाइडलाइन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है,
अभी मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो आपको इसके दोनों ये देखें 4 साइड इसके कॉर्नर जिस सिंपल इसकी एक प्रॉपर्टी है वो सेट होनी है। तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें आपको वो डिफाइन कर दूंगा। अभी इसमें मैंने इसको क्लोज करने वाला कोई मैंने बटन ऐड नहीं किया क्योंकि ये एक स्प्लैश स्क्रीन है और मैंने इसकी जो विंडो का स्टाइल है वो मैंने अनडेकोरेटेड यूज़ किया है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपके पास ये टाइटल बार के अंदर मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोजिंग बटन्स ये अवेलेबल नहीं होते। तो देखें आप इसको देख सकते हैं, ये सिंपल एक जस्ट ओनली या विंडो आपके पास कंटेनर अवेलेबल है, आउटसाइड विंडो या क्लोजिंग बटन मिनिमाइज वगैरह बटन वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं और ये पूरी एप्लीकेशन का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू दूंगा और बताऊंगा किस तरह डेवलप करते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। उसके बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।